हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, क्लास 7, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3, हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक है नागार्जुन जी। आज हम बच्चों नागार्जुन जी का परिचय देखते हैं। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 में हुआ था। मृत्यु उनकी 5 नवंबर 1998। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला के अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा तथा यह उपनाम उनके मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक में हो गया था। तो बच्चों, इसी नागार्जुन का एक लेसन है मैं हिमालय की बेटियां, जो आज हम देखते हैं। पेज नंबर है 12। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभवत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और चिलचिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इनका कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर मुझे होता है। लेखक यहाँ हिमालय का वर्णन करते हैं। यहाँ इस पाठ में हमें बताया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है कि हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती है। यही हमें लेखक ने दर्शाया है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है इसका। ये नदियाँ कहाँ भागी जाती है, इसका लक्ष्य क्या है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। शीर और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्री स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की
एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इनको महान नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर हिमालय को बेटी का रूप दिया गया है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में न रंग होकर खेल खेल वाली इन बालिका का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता है। यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है नदियों का। बच्चों, नदियों की सुंदरता के लिए कहा गया है कि बहुत वर्षों तक लेखक नदियों को काफ़ी दूर से देखता रहा, लेकिन एक बार वह हिमालय की काफ़ी चढ़ाई चढ़े तो उसे नदियों का बदला हुआ आकर्षक रूप देखने को मिला। अवसर प्राप्त हुआ। उसे बहुत हैरान थी। पर्वतों के मध्य गंगा, यमुना, सतलुज कितनी दुबली पतली दिखती थी, लेकिन समतल धरातल में पर पहुँचते ही विशाल रूप में बदल जाती है। इनका उछलना कूदना, भाग भंगीर बनना, उल्लास सब समाप्त हो जाता है। अर्थात जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर खूब शोक करती, अनेक रूप स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल अल्हड़ बाला की भांति प्रतीत होती है, लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती है। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या कली भी इतना आकर्षित नहीं करती जितना ये हिमालय की बेटियां करती हैं। नदियों का लक्ष्य बताया गया है हमें कि लेखक को यह समझ नहीं आता कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियां का लक्ष्य क्या है। ये किससे मिलने की चाह में आगे और बढ़ती जा रही है। अपार प्रेम करने वाली पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती हैं। जिस प्रकार बेटियां ससुराल जाने की समय मायके की हर चीज़ से प्रेम करती है, खुशी खुशी छोड़ जाती है, उसी प्रकार ये हिमालय की बेटियां भी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पौधों से भरपूर घाटियां, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियां, सब कुछ छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ी जाती हैं। कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा फैल के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन को याद आती। घर बड़ा बूढ़ा अपनी संतान की फिक्र करता है, उसी तरफ हिमालय की अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता। नदियों के चले जाने बाद पूरे उत्तर में निस्तब्धता छा जाती है। यहाँ पर सिंधु और ब्रह्मपुत्री नदियों की बात भी कही गई है, उनका वर्णन भी किया है लेखक ने कि सिंधु और ब्रह्मपुत्री दो ऐसी महानदियाँ हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ की
चिगली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। इन्हें महानद भी कहा जाता है, लेकिन इनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय के अन्य पुत्री अर्थात छोटी बड़ी सभी नदियों की याद आती है। हिमालय और कालिदास का प्रसंग भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कालिदास के विरही यज्ञ के अपने मेघदूत से कहा था, वे वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता कि एक बार कालिदास की विरही यज्ञ में मेघदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम वेत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना, वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियाँ व समतल धरातल पर बहती नदियों को जो भी देखेगा वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ पर बहने वाली नदियाँ तो अलहड़ बच्चियों के रूप में दिखाई देती है व मैदानों में बहती नदियाँ अपने आप में मस्त नवयौवना के रूप में सभी को आकर्षित करती रहती है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा गया है, लोकमाता का रूप दिया है, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है। हाँ, कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट था तो तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठा, पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर में तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होने लगा और लेखक कह उठा कि सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी अर्थात आलस्य दूर हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति को नर्तकी के समान है, इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेरे रहा है। हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो। ऐसे वह कालेकर नदियों के लिए गुनगुनाने लगा। यहाँ पर उनके लिए एक काव्य भी लिखा है कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटिकी चिंतित पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसकी समझौती भी हमने देखी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हमें बता रहे हैं कि हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती हैं, अपना रूप दर्शाती हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन
समाप्त होता है। धन्यवाद।